मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में फ्रांसीसी क्रांति। तो यह फ्रांसीसी क्रांति में जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो समय सारणी बनाई गई है 14 सितंबर से 18 सितंबर 2020 तक जो अध्ययन करना है, उसके जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो यह अध्याय 1 है इतिहास का, और जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करना है। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, दास वंश का उन्मूलन हुआ था, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, इसके बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। तो देखते हैं कि फ्रांस में महिलाओं की क्या भूमिका थी, और फिर महिलाओं को जो क्रांतिकारी जो सरकार बनी तो उस सरकार ने क्या सुधार दिया। तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी जो सरकार बनी है, तो जो क्रांतिकारी सरकार है, उनका जीवन सुधारने हेतु कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित रहेगी। और तीसरे एस्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कढ़ाई और कपड़ों की धुलाई किया करती थी। बाजार में फल फूल बेचने का भी काम करती थी। और संपन्न घरों में जो महिलाएं हैं वे घरेलू कार्य किया करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, लेकिन कुलीन जो अच्छे कुल की महिलाएं हैं या धनी वर्ग की महिलाएं हैं तथा तीसरे एस्टेट के धनी महिलाओं की लड़कियां भी कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी। उसके बाद उनकी शादी कर दिया जाता था। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। महिलाएं अपने हितों की हिमायत करने और उस पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लिए लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, और उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुआ करती थी कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिकता का अधिकार या पर दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व कर पाएगी। प्रारंभ जो नई सरकार बनी, जो क्रांतिकारी सरकार बनी, तो उन्होंने क्या क्या किया महिलाओं के लिए। तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए और सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, और शादी का स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, और नागरिकता कानून के तहत उनका पंजीयन किया गया। तलाक को कानूनी रूप से लिया गया, और मर्द और औरतें दोनों ही उनकी अर्जी के बिना उनकी अर्जी होना, तलाक के लिए महिला और पुरुष दोनों की अर्जी हुआ करती थी। और महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लेने लगी, कलाकार बनने लगी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चलाने लगी। इस प्रकार से जो क्रांतिकारी सरकार आई, उन्होंने ये प्रयास किया। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। अभी भी संघर्ष क्या है, जारी है, क्योंकि वे राजनीति में भी अधिकार चाहती थी। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को, जो सरकार के महिला क्लब थे, उनको बंद करने और उनके राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए गए। अतः जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ाया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा, और क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान राजनीतिक सरगर्मी को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार को भी हासिल कर लिया। इस प्रकार से मताधिकार का भी अधिकार को प्राप्त किया। और एक ओलम देगुज, मतलब एक महिला थी ओलम देगुज, उन्होंने घोषणा पत्र लिखा था और उसमें महिलाओं के लिए जो अधिकार मांगा था। देखिए कि ये घोषणा पत्र में उन्होंने क्या अधिकार मांगा है।
तो उन्होंने घोषणा पत्र में अधिकार मांगा है कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, और सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों और महिलाओं के संग सिवाय कुछ नहीं है। कानून सामान्यतः इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और सभी महिला और पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, और यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के समान सम्मान और सार्वजनिक पद की हकदार है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है और गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करेगी। इस प्रकार से महिलाओं जो ओजस्वी क्लब ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था, और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दास प्रथा का भी उन्मूलन। तो फ्रांसीसी समाज में क्या था, दास बना करके व्यक्तियों को या मजदूरों को दास बनाया जाता था। तो दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार से हुआ, तो देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन की क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में से एक है। जो जैकोबिन शासन था तो उसमें से जो दास प्रथा का उन्मूलन एक सामान्य भाग है। और कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक और गार्डेलोप और सैन डोमियो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ये तंबाकू, नील और चीनी के आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, और इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिगुट दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। तो ये जो 3 देश हैं, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन त्रिगुटों के द्वारा दास व्यापार करवा करके उन्हें दूर किया जाता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी सौदागर बोर्चे या नामते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक जहाज ले जाते थे और वहां से स्थानीय सरदारों को दास खरीद करके लाते थे। वहां से स्थानीय जो सरदार थे उनसे दास खरीद करके लाते थे, मतलब मजदूरों को खरीद करके लाते थे, और दासों को दाग कर उनके ऊपर दाग लगा दिया जाता था और हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिका महासागर के पास कैरिबियाई देशों पर 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था और वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ, और बोर्चे और नामते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। जो बोर्ते और नामते जो बंदरगाह हैं, ये दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बने। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों और रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध में भय से नेशनल असेंबली में कोई भी कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि के लिए ही पारित किया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियो ने दास प्रथा फिर से प्रारंभ कर दी और बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीका निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन। तो अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1848 में हुआ है। तो इस प्रकार से दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ। अब इसी जो चैप्टर है इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं आपको 14 से 18 तक के लिए। तो ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। तो नंबर 1 है जीवन का अधिकार। देखिए जीवन के अधिकार।
दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है कानूनी बराबरी के अधिकार और चौथा है स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व का अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी सरकार द्वारा उठाए गए उन कदमों की व्याख्या कीजिए जिससे महिलाओं को अपना जीवन सुधारने में सहायता मिली। तो देखिए कि प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही सभी लड़कियों के लिए इस स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीयन किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप से दे दिया गया और मर्द और औरतें दोनों को ही उसकी अर्जी देना का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। इस प्रकार से इस जो आपको ये चैप्टर दिया गया था 14 से 18 तक का जो समय दिया गया था, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।